नमस्कार दोस्तों, न्यू की क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल की क्लासों में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली की, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसमें प्रथम बैठक कब हुई। तो हमने संविधान सभा के निर्माण के बारे में तो पूर्णतः चर्चा कर ली है। अब आज पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठकें। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक लिखो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक और इस कब हुई, ये डेट बहुत बार पूछी गई है, 9 दिसंबर 1946 को। तो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान सभा की क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। अब दोस्तों, हमने 296 सदस्यों का क्या करवाया था? पीछे संविधान सभा में चुनाव करवाया था। उसमें से 206 कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी और 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई थी। अब इस प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये भी आपको पूछ सकता है। तो प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। तो कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने क्या किया? प्रथम बैठक में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष नहीं बना इसमें, अस्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर दयानंद सिन्हा, ये क्या थे? इसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। इन्हें क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में सबसे वृद्ध व बड़े व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आज से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रैंक एथनी को क्या बनाया गया? एथनी को क्या बनाया गया? प्रथम बैठक का उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसमें वाचन करने का काम किसने किया? तो प्रथम बैठक के अधिवक्ता लिख लो दोस्तों, प्रथम अधिवक्ता ये कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बैठक में जो वाचन हुआ, भाषण देने का, जो कार्य करने का काम किसने किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। दोस्तों, एक बार हम फिर से देखते हैं, इससे क्वेश्चन आने का 100% क्या 101% चांस रहता है इससे क्वेश्चन आने का। क्यों रहता है? क्योंकि संविधान का निर्माण ही यही से ही प्रारंभ हुआ है कि संविधान सभा के चुनाव होने के बाद में प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई? एक डेट बहुत बार पूछी हुई है। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने क्या लिया? इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में 296 सदस्य ने क्या हुए थे? चुनाव हुआ था, जिसमें 207 मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को सीट हासिल हुई थी और 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य को क्या हुई थी? हासिल हुई थी। उसमें से प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने क्या लिया? भाग लेने का काम किया। प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, ये तो एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, लाखों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने थे? प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो फ्रैंक एथनी। ठीक है दोस्तों, और प्रथम अधिवक्ता मतलब प्रथम बैठक में भाषण देने का काम किसने किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। ये थी प्रथम बैठक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में हम चर्चा करेंगे।
दोस्तों आगे बात करते हैं हम संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में चर्चा कर ली। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक देखो दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई दोस्तों? तो वो तो पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसकी डेट पूछ सकता है आपको, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान सभा की क्या होती है? दूसरी बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं? अध्यक्ष की बात करते हैं तो दूसरी बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है क्या? स्थायी अध्यक्ष के रूप में। कोष्टक में लिख लो दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष। तो प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और दूसरी बैठक जैसे ही होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये आगे चलकर क्या बनते हैं? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो एस.सी. मुखर्जी। बात करते हैं दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन है? तो एच.सी. मुखर्जी क्या बनते हैं? दूसरी बैठक के क्या बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं। तो प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष मैंने बताया फ्रैंक एंथनी प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष थे। उसी प्रकार दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन है? एस.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है? दूसरी बैठक में क्या बनाया जाता है? संविधान के लिए एक सलाहकार व्यक्ति बनाया जाता है। वो कौन है? तो संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया जाता है दोस्तों? संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को बनाया जाता है। कौन है? बी.एन. राव को क्या बनाया जाता है? दूसरी बैठक में संविधान के निर्माण के लिए सलाह देने का काम कौन करेगा? बी.एन. राव करेगा। तो ये थी दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक में क्या कब हुई? देखो दोस्तों, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपसे इस बात का ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में उलझाने का चांस यहीं पे रहेगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में स्थायी अध्यक्ष पूछा है या अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। क्योंकि प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे। जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी थे। जबकि दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। ठीक है दोस्तों, और संवैधानिक सलाहकार मतलब संविधान के निर्माण के लिए ही तो संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद में चुनाव हुए, चुनाव के प्रक्रिया के बाद में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो उसकी सलाह देने के लिए उस संवैधानिक सलाहकार व्यक्ति के रूप में किसे चुना गया? तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे तीसरी बैठक के बारे में संविधान सभा की। दोस्तों आगे बात करते हैं हम संविधान सभा की तीसरी बैठक। कौन सी दोस्तों? संविधान सभा की तीसरी बैठक दोस्तों उसी प्रकार जैसे पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। देखो दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर, ये तो फर्स्ट हो गई, 9 दिसंबर 1946 को। इसी के 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हो जाती है? दूसरी बैठक हो जाती है। और इसी प्रकार तीसरी बैठक कब होती है? 2 दिन बाद में ही 13 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बैठक में क्या किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लिखो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
संविधान सभा में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए पेश किया जाता है। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, सेकंड ग्रेड में बना था और उसमें ज्यादातर बच्चों ने गलत भी किया था क्योंकि समझने के कारण गलत होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, मतलब तीसरी बैठक में पेश हुआ। और इसको संविधान सभा की स्वीकृति कब मिली, तो दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूजन नहीं रहना, स्वीकृति कब मिली और पेश कब हुआ, इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो संविधान सभा द्वारा लिखो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। 1947 को स्वीकृति मिली। तो आपसे पूछ लिया जाए, यही क्वेश्चन आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा से स्वीकृति कब प्राप्त हुई। क्वेश्चन क्या था, ज्यादातर बच्चों ने क्या आंसर दिया, 13 दिसंबर 1946 को। अरे 13 दिसंबर 1946 को तो ये पेश किया गया था। स्वीकृति देखो इसको कब मिलती है, 22 जुलाई 1947 को। और ये एसएससी का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये उद्देश्य प्रस्ताव को एक क्वेश्चन लिखो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को यहीं पे लिख लो, उद्देश्य प्रस्ताव को एन के पालीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अब ये संविधान का परिचय पत्र एन के पालीवाल ने क्यों कहा, ये रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार से तीसरी बैठक में क्या हुआ। वो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया जाता है, संविधान सभा का। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव किसे बोला गया, प्रस्तावना को। संविधान की आपने प्रस्तावना पढ़ी है ना, प्रस्तावना को क्या बोला गया है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया है। प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, जो किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। यह संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को क्या मिली, प्रस्तावना को क्या मिली, स्वीकृति मिली। ठीक है दोस्तों, एन के पालीवाल ने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र। यह क्वेश्चन घुमाकर ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, एन के पालीवाल ने कहा। क्वेश्चन क्या था, एन के पालीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, एन के पालीवाल ने। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। और मूल संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों ये संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की गई है। प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, या इस प्रस्तावना के बारे में हमने संपूर्ण प्रकार से चर्चा कर ली है। इसमें पूरे संविधान की क्या बताई गई है, एक छोटे रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इस प्रकार से हमने प्रस्तावना के बारे में अध्ययन कर लिया है। वो पहले ही अध्ययन कर लिया हमने, परंतु आज तो हम संविधान में यह पढ़ रहे हैं कि प्रस्तावना आई कहां से और कब यह हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग बनी। तो प्रस्तावना कब तो पेश की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को क्या किया गया था, पेश किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है दोस्तों,
और उसी के साथ मैंने आत्माओं के कई सारे क्वेश्चन भी बताए थे कि मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अलग होगा। अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों की आत्मा कहा गया है, जबकि अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा गया है तो अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों की आत्मा कहा गया है। जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो ये प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिली। और संविधान का परिचय पत्र एन के पालीवाल ने कहा है। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, प्रस्तावना यदि शरीर है तो प्रस्तावना यदि शरीर है तो संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। और यदि संविधान यदि नींव इमारत है तो प्रस्तावना उसकी क्या है, नींव है। इस प्रकार के कई सारे विद्वानों ने कई कई कथन कहे थे, वो हमने प्रस्तावना के टॉपिक में कंप्लीट कर लिए। परंतु आज तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रस्तावना कब और किसके द्वारा तो पेश की गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना 30 संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को तो पेश की गई। और 22 जुलाई 1947 को क्या मिली थी, इसे स्वीकृति प्राप्त हुई। मतलब संविधान में इसको एक जगह मिली, संविधान का पूरा निर्माण, और इसे संविधान की आत्मा के रूप में संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, ये थी प्रस्तावना। तो आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हमारा बचा है संविधान में प्रमुख समितियां किस प्रकार की थी। जैसे प्रारूप समिति है, संघ संचालन समिति है, संविधान की प्रमुख निम्न विभिन्न प्रकार की समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।